कहानी अमेरिका के गहरे दलदल में सेट है, जहां इंसान बिल्कुल नहीं रहते। वहां के क्रोकोडाइल्स इतने चालाक और खतरनाक हो गए हैं कि वो शिकार के साथ खेल की तरह बर्ताव करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप घूमते घूमते उसी जगह पहुंच जाता है और सीधे मगरमच्छों के इलाके में फंस जाता है। अब देखने की बात यह है कि उन लोगों की हालत क्या होगी। कहानी की शुरुआत एक सुनसान दलदल से होती है, जहाँ एक अपराधी गैंग का गुप्त अड्डा था। पुलिस लंबे समय से उन्हें ट्रैक कर रही थी और एक रात छापा मारा, गोलीबारी हुई और अपराधियों ने सबूत छिपाने के लिए दलदल में केमिकल फेंक दिए। कुछ अपराधी पकड़े गए और कुछ भाग निकले। ये जहरीला केमिकल नदी में फैल गया, जिससे वहां के क्रोकोडाइल्स बदलने लगे। वो पहले से बड़े, ताकतवर और ज्यादा खतरनाक हो गए। लोकल न्यूज ने इनके हमलों की खबरें दिखानी शुरू कर दी। टूरिस्ट लगातार गायब हो रहे थे और जो लोग मगरमच्छ के अंडे चुराने गए, उन्हें भी मगरमच्छों ने मार दिया। प्रेजेंट टाइम में काइल एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है। उसका बड़ा भाई हाल ही में एक कन्वीनियंस स्टोर की लूट में मारा गया। काइल ने तय किया कि अपने भाई की राख को फ्लोरिडा के एक आइलैंड में बहा देगी। इस 21 घंटे की लंबी ड्राइव में उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिस भी साथ जाती है। एलिस ने अपनी कार बेच दी थी, इसलिए उन्हें मलिका की कार में जाना पड़ा। मलिका काइल के भाई की दोस्त थी, लेकिन काइल उसे पसंद नहीं करती, फिर भी मजबूरी में साथ जाना पड़ा। उनके साथ सैम भी है, जो मलिका का नया बॉयफ्रेंड है। ये 4 लोग फ्लोरिडा आइलैंड्स की ओर निकलते हैं। रास्ते में एलिस बताती है कि उसकी माँ ने उसके अकाउंट से पूरे $20,000 निकाल लिए। इसके अलावा गैम्बलिंग के कारण बहुत कर्ज भी हो गया, इसलिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। रास्ते में सब एक छोटे गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वहां एलिस काइल को समझाती है कि भाई की मौत के बाद उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन काइल बार बार खुद को उस रॉबरी के लिए दोषी मानती है, क्योंकि उस दिन वो अपने भाई के साथ थी। काइल और उसका भाई कन्वीनियंस स्टोर में थे, तभी एक लुटेरा आया और एक बच्चे को पकड़कर पैसे की मांग करने लगा। काइल के भाई ने उस बच्चे को बचाने के लिए एक व्रेंच उठाकर लुटेरे पर हमला कर दिया, लेकिन वहां एक और साथी लुटेरा भी मौजूद था। वो जैसे ही बच्चे को पकड़ने लगा, काइल ने कोशिश की कि घिसटते हुए पिस्तौल तक पहुंचे और अपने भाई को बचा ले, लेकिन डर की वजह से काइल ट्रिगर दबाने में हिचकिचा गई। उसी वक्त साथी लुटेरे ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और काइल की आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार दी। यही घटना काइल की यादों में गहराई से कैद हो गई और आज तक वो खुद को दोषी मानती है। चारों लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके और फिर यात्रा आगे बढ़ाई। काइल ने अखबार में खबर पढ़ी कि मछलियों ने लोगों पर हमला किया है। पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर पानी में नहीं उतरोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद सभी अपनी कार में बैठकर सफर जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद मालिका ने अचानक बताया कि उसके पास सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। दरअसल उसने पहले से ही एक छोटा एयरप्लेन बुक कर रखा था, ताकि सब जल्दी से आइलैंड्स पहुंच सकें। लेकिन इस पर कोई भी ज्यादा खुश नहीं हुआ, यहाँ तक कि सैम को भी पहले से इसके बारे में पता नहीं था। काइल को डर था, ऊंचाई और हवाई जहाज से उसे बहुत नफरत थी, लेकिन मालिका को इस बात की परवाह नहीं थी। जब सभी अपने इलाके के छोटे एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो उस फ्लाइट का कप्तान था। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल पायलट जैसा नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और वो एयरप्लेन में ही सिगरेट पी रहा था। ये देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी दोस्तों के ग्रुप ने उड़ान भरने का फैसला किया। उस फ्लाइट में 4 दोस्तों के अलावा 5 और यात्री भी बैठे थे। टेक ऑफ होने के बाद एक आदमी बार बार फोन पर बात करने लगा, जिससे बाकी पैसेंजर्स परेशान हो रहे थे। फ्लाइट में बैठे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पीछे बैठे एक बीच उम्र के आदमी को फोन पर लगातार बात करना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में मुट्ठी उठाकर चेतावनी दी, लेकिन अचानक जहाज तेजी से हिलने लगा। उसी झटके में उसका सिर टकरा गया और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर पता चला कि एयरप्लेन का पहला इंजन खराब हो चुका है और दूसरा इंजन भी आग पकड़ चुका है। कैप्टन फ्रैंक के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग ही उपाय है, लेकिन कुछ ही पलों बाद सभी इंजन पूरी तरह बंद हो गए। रेडियो सिस्टम भी खराब हो गया, इसलिए हेल्प सिग्नल भी भेजा नहीं जा सका। प्लेन सीधा नीचे की तरफ दलदली जमीन की ओर गिरने लगा। इसके बाद जब वो आदमी होश में आया तो प्लेन दलदल के पास नदी में गिरा था, लेकिन किस्मत से पानी बहुत गहरा नहीं था। एलिस ने जाकर बेहोश आदमी को किनारे खींचा और धीरे धीरे बाकी लोग भी बाहर आ गए। उस समय तक एयरप्लेन कई टुकड़ों में टूट चुका था। जांच करने पर पता चला कि मध्यम उम्र का आदमी और को पायलट दोनों लापता हैं। कैप्टन फ्रैंक जोर जोर से पुकार कर उन्हें ढूंढने लगा। इसी बीच काइल नदी में उतर गई, क्योंकि उसे अपने भाई की राख वाला डिब्बा खोजना था, जो प्लेन में ही था। लेकिन को पायलट कहीं नजर नहीं आया और डर था कि शायद वो बच नहीं पाया। वहीं एलिस ने सुझाव दिया कि सबको रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अचानक कैप्टन फ्रैंक का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे उसे कुछ बड़ी चिंता हो। धीरे धीरे सच सामने आया कि जिस एयरप्लेन में वो लोग सफर कर रहे थे, वो आधिकारिक तौर पर रजिस्टर ही नहीं था।
इसका मतलब था कि इसमें कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था और इसकी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। नतीजा ये निकला कि उनकी लोकेशन किसी को पता ही नहीं लग सकती, यानी रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढकर बचाने नहीं आने वाली थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो लोग अमेरिका के सबसे सुनसान दलदली इलाके में फंसे हुए थे। ये ऐसा इलाका था जहां लोग रहते ही नहीं और न ही वहां से अक्सर कोई गुजरता है। हालांकि कैप्टन फ्रैंक को थोड़ी बहुत डायरेक्शन की जानकारी थी। उसने सबको सुझाव दिया कि उन्हें उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां करीब 40 मील दूर किसी जगह पर ही सही मदद मिलने की उम्मीद हो सकती थी। काइल ने सबसे पहले सबको समझाया कि जिंदा रहने के लिए जो भी काम की चीजें हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। सब सामान जुटा ही रहे थे कि अचानक एलिस ने जंगल के किनारे से अजीब सी आवाज सुनी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वो धीरे से ग्रुप से अलग होकर देखने चली गई। उसे वहां मगरमच्छ के अंडों का एक घोंसला मिला। एलिस को याद आया कि क्रोकोडाइल एग्स बहुत महंगे बिकते हैं और अपनी पैसों की परेशानी सोचकर उसने बिना देर किए उन अंडों को चुपके से अपने बैग में रख लिया। फिर वापस ग्रुप में आ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसी बीच सबने नदी की सतह पर कोई रंगीन सी चीज तैरती देखी। कैप्टन फ्रैंक तुरंत पानी में कूद पड़ा उसे निकालने के लिए। काइल भी उसके साथ गई और सैम, मालिका का बॉयफ्रेंड, ने भी उनका साथ दिया। कैप्टन फ्रैंक, काइल और सैम पानी में कूदकर उस तैरती हुई चीज को पकड़ने निकले, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर तैर गए, अचानक एक विशाल क्रोकोडाइल सामने आ गया। उसने सीधा को पायलट को पकड़ लिया और अपनी मशहूर घूमने वाली मौत की चाल, डेथ रोल, से उसे पानी के नीचे खींच लिया। ये देखकर तीनों घबरा गए और डर के मारे तुरंत किनारे वापस तैर आए। डर इतना ज्यादा था कि सबका बुरा हाल हो गया। काइल, जो बायोलॉजी को गहराई से समझती थी, मगरमच्छों के व्यवहार को अच्छे से जानती थी, उसने बताया कि यकीनन यह जगह क्रोकोडाइल नेस्ट के करीब है, इसलिए वे इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि मगरमच्छ अपनी टेरिटोरी को लेकर बहुत सावधान और रक्षक स्वभाव के होते हैं। अब सबको समझ आ गया कि सबसे जरूरी काम है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। कैप्टन फ्रैंक ने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया और पूरी टीम उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। रात के समय सब लोग आग के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आसपास खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे सब नींद में डूबने लगे। इसी बीच ग्रुप का एक आदमी उठा और टॉयलेट जाने के लिए दूर चला गया। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसे बहुत खुशी हुई कि यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। उसने जल्दी जल्दी फोन उठाना चाहा, लेकिन फोन हाथ से गिर गया। जैसे ही वो झुककर उसे उठाने लगा, अचानक झाड़ियों के बीच से एक भारी भरकम मगरमच्छ दौड़ता हुआ निकला और सीधे उसके सिर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। चीख की आवाज अंधेरे में गूंज गई। सुबह जब सबने देखा तो उनके होश उड़ गए। उस लापता आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे मगरमच्छ ने इतनी बर्बरता से फाड़ा था कि उसका खून और मांस आपस में मिल गया था। ये मंजर देखकर सबका खून ठंडा पड़ गया। कैप्टन फ्रैंक ने बताया कि इस इलाके के मगरमच्छों के बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैली हैं। कहा जाता है कि उनकी गति यकीन से भी ज्यादा तेज होती है और उनके हमले बेहद खतरनाक। वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शिकार के मजे लेने के लिए भी मारते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ इंसानी आवाज सुनते ही पानी में छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ के मगरमच्छ बिल्कुल अलग थे, बेहद खूंखार और हिम्मती। गांव के लोग तो यहाँ की एक बड़ी मादा मगरमच्छ तक को नाम दे चुके थे। कहते हैं उसके चेहरे पर एक गहरा दाग है और वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी तनाव के बीच अचानक एलिस ने दूर एक घर जैसा ढांचा देखा। टीम को लगा कि शायद वहां मदद मिल सकेगी, इसलिए सभी लोग तुरंत उस दिशा में बढ़ गए। टीम आगे बढ़ रही थी और सबसे आगे एक मध्यम उम्र की महिला चल रही थी। सब सावधानी से कदम रख रहे थे कि तभी अचानक काइल को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी धीमी गूंज के रूप में हवा में तैर रही थी, जैसे आसपास कोई हरकत कर रहा हो। काइल तुरंत रुक गई और हाथ के इशारे से सभी को ठहरने को कहा। उसने सबका ध्यान उस आवाज की ओर खींचा और ध्यान से सुनने के लिए कहा। कुछ पल रुककर आवाज का स्रोत समझते ही उसने झाड़ियों की तरफ इशारा किया और सबको चेताया कि वहां जरूर कई क्रोकोडाइल्स छिपे हो सकते हैं। स्थिति को संभालते हुए काइल ने आगे चल रही महिला से कहा कि वो वहीं रुक जाए और सबको हिदायत दी कि वे बिल्कुल पास पास रहें, क्योंकि मगरमच्छ अक्सर अकेले लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन बड़े ग्रुप पर हमला करने से बचते हैं। ठीक उसी क्षण अचानक ही एक महिला पर मगरमच्छ ने हमला किया और उसे पानी की ओर खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ ही पलों में और भी कई बदसूरत मगरमच्छ वहां टूट पड़े। पूरा समूह अपनी जान बचाता हुआ भागते भागते एक पुराने लकड़ी के घर तक पहुंचा और किसी तरह दरवाजे के अंदर घुस गया। सब मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक मगरमच्छ ने एक लड़की के पैर को दबोच लिया। उसकी चीख से सबके रोंगटे खड़े हो गए।
काफी खींचतान और संघर्ष के बाद साथियों ने मगरमच्छ के जबड़े को खोला और लड़की को अंदर खींच लिया, मगर दरवाजे के बाहर मगरमच्छ अब भी बुरी तरह धक्का दे रहा था, जैसे अंदर घुसकर सबको खत्म करना चाहता हो। ऐसे भयानक माहौल में जब सब दरवाजे को बचाने में जुटे थे, तभी मालिका, जिसकी आदतें पहले से ही सबको खटक रही थीं, अपनी ही जिद और लापरवाह हरकत में लग गई। हर कोई अपनी जान बचाने में ही लगा हुआ था। मालिका अपने लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढ रही थी, जबकि कैप्टन फ्रैंक उसे मदद करने के लिए पुकारता रहा। उसी अफरा तफरी में मगरमच्छ आखिरकार हार मानकर पीछे हट गया और पानी में गुम हो गया। लेकिन तभी बाहर से एक मध्यम उम्र की महिला की दर्दनाक चीख सुनाई दी। अंधेरे में मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया था और वह बुरी तरह घायल हो रही थी। घर के अंदर से लोग सब कुछ सुन रहे थे, पर कुछ भी करने में लाचार थे। चीखें धीरे धीरे रात की खामोशी में डूब गईं। अंदर जिस लड़की के पैर पर मगरमच्छ ने चोट की थी, उसका जख्म अस्थायी कपड़े से कसकर बांध दिया गया ताकि खून रुक सके। हर कोई थक चुका था और डरा हुआ था। अब पूरी तरह अंधेरा छा गया था। लकड़ी के घर के बाहर का माहौल अजीब तरीके से शांत हो गया था, इतनी शांति कि वो खुद और भी डरावनी लग रही थी। सबको पता था कि मगरमच्छ कहीं बाहर छिपे हैं, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। घर के भीतर हर कोई सांस रोककर बैठा था। ये रात कितनी लंबी और कितनी घातक साबित होगी, किसी को नहीं पता था। लकड़ी के घर में छिपे लोग थके हुए और डरे बैठे थे। बाहर चारों तरफ मगरमच्छ घात लगाए हुए थे। ऐसे में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना था। मालिका का कहना था कि यहीं रहना बाहर जाने से बेहतर है, लेकिन बाकी सबका मानना था कि अगर वे इसी घर में फंसे रहे तो खाना न होने की वजह से सब भूख से मर जाएंगे। कैप्टन फ्रैंक ने सुझाव दिया कि सब लोग मिलकर वोट करें। नतीजा साफ था, सिर्फ मालिका वहीं रहना चाहती थी। बाकी सबने तय किया कि वे सफर जारी रखेंगे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। जाने से पहले काइल ने सबको चेतावनी दी, अगर रास्ते में मगरमच्छ मिले तो बस भागना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, वरना बचना नामुमकिन होगा। भारी दिल से सबने लकड़ी का घर छोड़ दिया। अब उनका हर कदम मौत के साए से लड़ाई थी। कप्तान फ्रैंक ने सबको आखिरी बार मगरमच्छों से बचने के तरीके बताए। उसने कहा, अगर सामने से मगरमच्छ आ जाए और पकड़ ले तो उसकी नाक पर पूरी ताकत से मारना या आंख में चुभाना, यही उसकी कमजोरी है। लेकिन याद रखना, अगर वो तुम्हें पानी के अंदर खींच ले गया तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सब और सतर्क हो गए। फ्रैंक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सभी को लकड़ी के घर से बाहर निकाल दिया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। शुक्र था कि बाहर उस वक्त कोई मगरमच्छ नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि घायल लड़की के पैर में बहुत दर्द था, जिससे चलना उसके लिए बेहद कठिन हो रहा था। उसका मजबूत बॉयफ्रेंड उसे सहारा देकर साथ चला रहा था। इसी बीच मालिका, जो पहले से ही सबके लिए परेशानी बन रही थी, चिढ़कर ताना मार बैठी। उसे लग रहा था कि घायल लड़की बहुत धीमी चल रही है और पूरे समूह की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अब खतरा दो तरफ से था, बाहर मगरमच्छों का हमला और भीतर आपसी भरोसे का टूटना। टोली कुछ देर तक बहस में उलझी रही। तभी सामने एक चौड़ी नदी आ गई, जिसने रास्ता रोक लिया। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए इसे पार करना जरूरी था, लेकिन नदी का पानी बेहद खतरनाक नजर आ रहा था। एक गाइड ने सुझाव दिया कि पेड़ों की लकड़ियों से बेड़ा बनाया जाए और धारा के साथ बहा दिया जाए। इससे न सिर्फ नदी पार करनी आसान होगी, बल्कि समय भी बचेगा। मालिका को डर था कि मगरमच्छ वहीं छिपे होंगे और हमला कर सकते हैं, लेकिन गाइड ने सबको भरोसा दिलाया। कल रात बारिश हुई थी, ऐसे में मगरमच्छ अपना शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी उनका खतरा कम है। शायद मगरमच्छ ठंडी जगह पर छिपे हुए थे, इसलिए नजर नहीं आ रहे थे। पूरा ग्रुप जल्दी से काम में लग गया। सबकी एक ही कोशिश थी कि सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाए। घायल लड़की किनारे बैठकर सबको लकड़ी जोड़ते और बांधते हुए देख रही थी। थोड़ी मेहनत के बाद बेड़ा तैयार हो गया। सब चढ़ने ही वाले थे कि अचानक काई को याद आया, उसके भाई का बैग अभी भी किनारे पड़ा है। तभी एक लड़का बैग उठाने के लिए भागकर वापस गया, लेकिन उसी समय पानी में अचानक हलचल होने लगी और वहां मगरमच्छ निकल आए। सबके दिल तेज धड़कने लगे और डर से माहौल भारी हो गया। ग्रुप के बीच घबराहट छा गई थी। दो मगरमच्छ पानी में धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। इस बीच घायल लड़की ने जैसे कोई फैसला कर लिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी बार देखा। आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे और धीमे से कुछ शब्द कहे। अचानक वो पानी में कूद गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सब पीछे रह जाएं या खतरे में पड़ें। उसने खुद को मगरमच्छों का ध्यान खींचने के लिए समर्पित कर दिया ताकि बाकी लोग भाग सकें। उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह चीख पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, मगर फ्रैंक और सैम ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोक लिया। कुछ ही पलों में
एक मगरमच्छ लड़की को अपने जबड़ों में दबोचकर पानी के नीचे खींच ले गया। सतह पर बस हलचल और लाल धुंधली लहरें बचीं। लड़की की कुर्बानी देखकर सबका दिल टूट चुका था, लेकिन टीम को आगे बढ़ना था और अपने दोस्त को संभालना था। थोड़ी देर बाद वो उस फैक्ट्री तक पहुंच गए जो नक्शे में मार्क की गई थी। अंदर देखा तो फर्श पर कई गोलियों के खोखे पड़े थे। फ्रैंक ने बताया कि ये खास टास्क फोर्स की गोलियां हैं, मगर नक्शे में इस फैक्ट्री का कोई जिक्र नहीं था। उसे शक हुआ कि ये जगह गुप्त फैक्ट्री है जहां इलीगल चीजें बनाई जाती थी और कभी पुलिस ने इसे घेर लिया होगा। मलिक ने जोर से आवाज लगाई कि शायद कोई अंदर हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी चीख ने फैक्ट्री के भीतर पड़े मगरमच्छों का ध्यान खींच लिया है। फ्रैंक ने उसे तुरंत सावधान रहने को कहा, मगर उसने अनदेखा कर दिया। इससे कप्तान नाराज हो गया। जैसे ही वो अंदर बढ़े, दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। साफ था कि यहाँ पहले किसी तरह का छापा पड़ा था। अब कप्तान फ्रैंक ने सबको रेडियो खोजने के लिए 2 टीमों में बांटने का सुझाव दिया ताकि मदद के लिए कॉल किया जा सके। उसने तय किया कि वो एलिस और मलिक के साथ जाएगा। फ्रैंक फिर एलिस को एक और रास्ता देखने के लिए भेजा गया। अब सिर्फ कप्तान और मालिका रह गए थे। कप्तान ने मालिका पर गुस्से से फटकार लगाई, कहा कि वो एक स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ अपनी जान की परवाह करती है और दूसरों को खतरे में डाल देती है। उसके बर्ताव से कप्तान का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। भाग्य से मालिका एक किनारे को पकड़कर लटक गई और बच गई। वह घबराकर जोर जोर से माफी और दया की भीख मांगने लगी। कप्तान थोड़ी देर रुका, फिर उसे ऊपर खींचने ही वाला था कि अचानक ऊपर से एक मगरमच्छ झपटा और कैप्टन को अपने जबड़े में दबोच लिया। मगरमच्छ ने उसके सिर को पकड़कर खींच लिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग समय रहते पहुंच गए और मालिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कप्तान दुर्भाग्य से अपनी जान गंवा बैठे। मालिका उस वक्त अपनी पहले की गलतियों के लिए दिल से माफी मांग रही थी, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। पूरा ग्रुप फिर से अंदर गहराई में बढ़ गया। जब वो एक कमरे में पहुंचे और लाइट जलाई तो उनके सामने कई मगरमच्छ सोते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कमरे के दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जहां रेडियो कम्युनिकेशन का उपकरण रखा था। अगर वे इस इलाके को सुरक्षित पार कर पाए तो वो कर सकते थे। टीम ने सहायता के लिए रेडियो से संपर्क किया। सब लोग धीरे धीरे और चुपचाप मगरमच्छों वाले इलाके से गुजरे। काई सबसे पहले सुरक्षित कमरे में पहुंचा, लेकिन हमेशा की तरह ठीक जरूरी मौके पर गड़बड़ हो ही गई। गरीब सैम सबसे पीछे था। उसने गलती से मगरमच्छ के अंडों के घोंसले पर पैर रख दिया। आवाज सुनते ही मादा मगरमच्छ जाग गई। सैम कांपते हुए पीछे मुड़ा और पूरा मगरमच्छ का जबड़ा उसकी तरफ झपट पड़ा। बाकी टीम किसी तरह अंदर पहुंचकर तुरंत दरवाजा बंद करने में सफल रही ताकि मगरमच्छ अंदर ना घुस पाए। इसी बीच काई ने आखिरकार रेडियो से संपर्क स्थापित कर लिया था। काई ने रेडियो से रेस्क्यू टीम से संपर्क कर लिया। अब सभी को फैक्ट्री से बाहर निकलकर ऐसी जगह ढूंढनी थी जिसे दूर से आसानी से देखा जा सके। इंतजार करते हुए काई ने कमरे में नजर घुमाई। मेज पर एक बंदूक और बड़ा चाकू रखा था। तभी उनकी नजर कमरे के दूसरी तरफ के दरवाजे पर पड़ी, जो बाहर की ओर खुलता था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सब रुक गए। सामने एक विशाल मगरमच्छ खड़ा था। उसकी एक आंख के पास गहरी चोट का निशान था। वही मगरमच्छ जिसे स्थानीय लोग नाम देकर पहचानते थे। पूरा ग्रुप कुछ पल के लिए सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक एलिस आगे बढ़ी और मगरमच्छ के सामने जा खड़ी हुई। उसे शक था कि ये खास मगरमच्छ बार बार सिर्फ उन्हीं का पीछा क्यों कर रहा है। मगरमच्छ उनके पीछे इसलिए लगे थे क्योंकि वो अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। एलिस ने यह समझते ही अपने बैग से एक अंडा निकाला और उसे मगरमच्छ के सामने उठाया। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगले ही पल मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और सीधा एलिस के हाथ पर झपटा। उसने एलिस को जोर से दीवार से पटका और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। काई बंदूक हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन अपने अतीत के डर की वजह से जम सी गई। कुछ पलों बाद उसने हिम्मत जुटाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली चल गई। बाकी दोनों ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और एलिस को बाहर खींच ले गए। इस बीच काई लगातार मगरमच्छ पर गोलियां दागती रहीं। ध्यान भटकाने के लिए बाकी लोग शोर मचाने लगे। तभी मुख्य नायिका काई का सामना सीधे उस विशाल मगरमच्छ से हो गया। उसकी बंदूक पहले ही खाली हो चुकी थी। काई ने मौका देखकर तेजी से वार किया और चाकू मगरमच्छ की बची हुई आंख में घोंप दिया। अब वो दैत्य पूरी तरह अंधा हो चुका था। फिर काई ऊपर चढ़ गई और पास रखा केमिकल का बड़ा ड्रम उसकी ओर लुढ़का दिया। अगले ही पल उसने माचिस जलाई और उसे फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी और मगरमच्छ लपटों में झलकर राख हो गया। पूरा ग्रुप वहीं खड़ा रह गया, दलदली इलाके की लेजेंड ट्रिस्टीना को आग में खत्म होते देखते हुए। कुछ देर बाद चारों लोग चुपचाप वहां से निकल गए।
फैक्ट्री से निकलकर वो पास के पुल पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर नजर आया, सबने आखिरकार राहत की सांस ली। कुछ समय बाद काई फ्लोरिडा पहुंची और अपने भाई की हड्डियां एक टॉवर पर छोड़ आई। अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से आगे बढ़ा सकती थी। यहीं फिल्म खत्म होती है।